नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हम बिहार की राजधानी पटना में राज्य की विधानसभा के प्रांगण में खड़े हैं। ये मेरे पीछे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ दिनों बाद 14 नवंबर को घोषणाएं होंगी चुनाव के नतीजों की, और उसके बाद 243 नए नवेले विधायक दोबारा आकर के अपनी सरकार और विपक्ष के पक्ष में बैठेंगे। कहीं आगे जाने से पहले मैं बिहार की जनता को सलाम करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शायद एक उदाहरण सामने रखा है देश के तमाम राज्यों के, शहरों के उन नागरिकों के लिए जो अपने घर से निकल करके 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय नहीं करते हैं वोट देने के लिए। पूरे बिहार में घूमते हुए हमने लाखों ऐसे वोटर पाए जो कि अपना काम धंधा, रोजी रोटी सब कुछ छोड़ करके, बिहार के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और तमाम राज्यों से, कुछ ऐसे थे जो दुबई से अपना काम धंधा छोड़ करके छुट्टी लेकर के छठ के लिए आए थे, मगर कुछ दिन रोजी रोटी कम कमाएंगे, मगर वो वोट ज़रूर देने के लिए रुके हुए हैं। ये जज्बा जो है ये शायद उन लोगों में ज़रूर होता है जिनको लोकतंत्र की ज़रूरत होती है, जिन लोगों को ये विश्वास होता है कि लोकतंत्र आज भी उनके लिए काम कर रहा है। शायद उन लोगों के लिए नहीं जिनको लगता है कि लोकतंत्र को बाईपास करके भी वो अपने घर भर सकते हैं। आइए आप आगे चलते हैं। 11 नवंबर आज के दिन बिहार के आधे बचे लोगों ने इम्तिहान दिया एक बार फिर से। क्या इम्तिहान दिया? उन्होंने 122 सीटों के लिए अपना वोट कास्ट किया। ये भविष्य तय करेंगे करीब 1300 कैंडिडेट्स का। ये भविष्य तय करेंगे 3 बड़ी पार्टियों और बाकी छोटी पार्टियों के भविष्य का। ये तय करेंगे कि 3 बड़ी पार्टियां बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इनमें से अव्वल नंबर पे कौन आएगा। ये तय करेंगे कि इन तीनों में से नंबर अव्वल जब आया तो कौन सा गठबंधन ज़्यादा सीटें लेकर के आगे रहेगा और क्या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चाय के ठियों पर और हर जगह एक बात जो सवाल अभी भी लोगों के मन में है, उससे एक सारांश निकलता है। सारांश क्या निकलता है साहब? कि आज भी बिहार के अंदर बिहार की जनता का कोई एक पार्टी या एक नेता अनडिस्प्यूटेड नहीं है। कोई पार्टी अपने आप को फॉर ग्रांटेड की जनता हमको देगी नहीं मान सकता। दूसरा एक निष्कर्ष निकलता है इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे गठबंधन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और गठबंधन में अगर देखे जाएं तो 2 मुख्य गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन जो है आरजेडी द्वारा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ के साथ, बीजेपी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और बाकी अन्य का, कि उसके अंदर 2 लेवल पे ऑपरेशन है पार्टियों के समर्थन में। एक में केमिस्ट्री दिखती है। केमिस्ट्री दिखती किससे है? कि अपनी जाति या धर्म के नेताओं के प्रति। जैसे मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम वोटर में एक गजब केमिस्ट्री है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उसके अलावा अगर आप देखें, यादव वोटर्स में एक गजब केमिस्ट्री है, कुर्मी वोटर्स में अपनी एक अलग केमिस्ट्री है। अब इतनी सारी केमिस्ट्रीज जो हैं वो एक किसी पार्टी के लिए ना होने के कारण या एक किसी नेता ना के लिए ना होने के कारण केमिस्ट्री की भी एक मैथ्स की जाती है, यानी केमिस्ट्री का एक गणित बनाया जाता है। और इवेंचुअली सक्सेस जो लग रही है इस चुनाव के अंदर उसी को जाने वाली है जो सारी केमिस्ट्रीज का सम टोटल एक बड़ा गठबंधन जातियों को जोड़ करके जनता तक जाने में सफल रहा है। अब क्या है कि 11 नवंबर को वोट ख़त्म हो गए हैं, ईवीएम बंद हो गई हैं, सील बंद हो करके वो गोडाउन में पहुंच जाएंगी, स्टोर हाउसेज में, जहां अर्धसैनिक बल और बाकी उन पर नज़र रखेंगे। 14 नवंबर को वो सुबह खुलेंगी। तो 14 नवंबर की सुबह जब ईवीएम खुलेंगी, उसके बाद आएगा दोपहर में एक समय जब रुझान शुरू में मिलने शुरू होंगे और रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो एक 3 दिन का एक मिस्ट्री है साहब। तो उस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 2 सीनियर जर्नलिस्ट्स को बुलाया जो इस विधानसभा बिल्डिंग के अंदर करीब 25 से 35 सालों में आ रहे हैं। आइए इन पत्रकारों से सुनते हैं कि उनकी राय क्या है।
किसको दिया है बिहार ने वोट, किसको मिलेगा मैंडेट, उसके लिए दो दिग्गज हमारे साथ हैं बिहार पत्रकारिता के। अरुण पांडे जी हैं, जागरण से सालों तक संबद्ध रहे एडिटर हैं। दयाशंकर मिश्रा तिवारी जी हैं पंजाब केसरी से। सबसे पहले अरुण जी ये बताइए, मोटा मोटा क्या इशारा लग रहा है, भारी वोटिंग हुई है और कितनी भारी हो रही है? भारी तो आज़ादी के बाद बिहार में सर्वाधिक वोटिंग का रिकॉर्ड बन गया अब तक। क्या इशारा करता है ये? देखिए, बिहार में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, कोई सरकार होती है उसके खिलाफ होता है। दो ही स्टेज में ज़्यादा हैवी वोटिंग होते हैं, या तो सरकार के खिलाफ मतदाताओं में बहुत नाराज़गी हो और नहीं तो सरकार के कामकाज से इतना उत्साह बढ़ा हो। तो ये इंडिकेटर जो मेरा अपना आकलन है कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी बिहार में और कोई उहापोह की स्थिति नहीं थी। लेकिन यहाँ जाति के आधार पर पार्टी और पार्टी के आधार पर जाति होती है। ये कहीं ना कहीं किसी कंस्टिट्यूंसी में जो कांटे की भी लड़ाई रही है, लेकिन एनडीए का अपर हैंड है। ये ओवरऑल जो आप 18वीं विधानसभा चुनाव का आपने ठीक ही कहा कि फैसला तो जो रिजल्ट में 14 नवंबर को नतीजे की बात होगा, लेकिन अभी जो मेरा आकलन है कि एनडीए का अपर हैंड है बिहार में। ये अपर हैंड सेकेंड फेज़ में आपको किस तरह कहते हैं? फर्स्ट फेज़ में ये देखा गया था कि दो क्रिटिकल वोट थे जो कि पिछली बार खिलाफ वोट कर रहे थे, कोयरी जो थे और पासवान जो थे, क्योंकि रामविलास पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी वो अलग लड़ रही थी। वो प्लस फैक्टर बना पिछले राउंड में, क्योंकि उसके कारण कितनी सीटें गई थी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा सीटों का नुकसान हुआ था पिछली बार। यही मैं कह रहा था, पिछली जो आपसे भी बात हुई थी, अपने व्यूअर्स को आपने बताया भी है कि इस चुनाव में वो वोट जो चिराग खिलाफ थे पिछले चुनाव में, उस समय तो नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आज की तारीख में जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करते हैं, अब नीतीश फर्स्ट कह रहे हैं। ये भी कहते रहे कि भाई बिहार में वैकेंसी कहाँ है, चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे एनडीए के पक्ष में और नीतीश फिर सीएम होंगे। उसी तरह की बात दोहरा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो पूरे नीतीश कुमार के रेजिम में शिक्षा की बदहाल हो गई, ध्वस्त हो गया। केंद्र में शिक्षा मंत्री थे तब ये बात करते थे, अब साथ हैं बीजेपी के। तो जनता मान जाती है क्या समाज मान जाता है? कोयरी समाज कहेगा कि नहीं साहब पिछली बार खिलाफ थे, इस बार हम साथ हैं। देखिए, खासकर कोयरी समाज की बात कहते हैं तो इसको लवकुश समीकरण कहा जाता है बिहार में, कुर्मी कोयरी का। तो वोट बैंक नीतीश कुमार नहीं बनाया, नीतीश कुमार का, यानी उसको छील के काट के उन्होंने बनाया। हाँ बिल्कुल, ये लवकुश समीकरण लालू प्रसाद के खिलाफ जो उन्होंने बनाया एमवाई के जवाब में, तो लवकुश पहला और फिर अति पिछड़े वोट का को जोड़ा उन्होंने, और अपर कास्ट के वोट बिहार में एंटी लालू वोट की एक पहचान बनी थी। तो अब तो नीतीश कुमार के साथ खास करके चिराग के आने के बाद और उपेंद्र कुशवाहा के आने बाद डैमेज कंट्रोल किया उन्होंने, तो वो वोट इस बार साथ है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नहीं है। तो आप ये पहले राउंड फेज़ में या पूरे बिहार के चुनाव में जो 40-42 सीटों का आप नुकसान कह रहे थे, उसमें कितनी रिकवरी देख रहे हैं एनडीए के लिए? देखिए, आज सेकेंड फेज के चुनाव जो हुए हैं उसमें 70 सीट्स है एनडीए की, जो जीती हुई सीट है, अब 52 सीटें हैं महागठबंधन की। तो जो ट्रेंड चुनाव का दिख रहा है, इसमें कोई बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे आज सीमांचल में भी वोटिंग हुई सेकेंड फेज में, तो वहाँ तो मेन चुनौती थी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों की। और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार ने 9 कैंडिडेट दिए थे मुसलमान, कोई एक नहीं जीता था। बसपा से आए थे, एक जीत सीट बसपा को मिली थी, जमा खां को साथ किया अपना, और अभी केंद्र में बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया। तो इस बार वो स्थिति तो अभी सीमांचल में रहेगी, वहाँ धाक दिखानी है ओवैसी को, जो 5 सीट जीते थे। मैं इस जो 40 सीटों की हम रिकवरी कह रहे हैं, उसमें से कितनी रिकवर कर पाएगी एनडीए? देखिए, रिकवर करने का मतलब है कि पिछले चुनाव में 125 सीट पर जीत मिली थी एनडीए को और 43 मिली थी नीतीश कुमार को। नीतीश को 43 मिली। वो जस्ट आप करिए 1.5 गुना तो होना तय मुझे दिख रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि इस रिकवरी में कोयरी और कुशवाहा जी के वोट और पासवान जी के वोट आ जाने से जेडीयू को ज़्यादा फायदा होगा बीजेपी की बनिस्बत? स्वाभाविक है। अभी देखिए, बीजेपी में मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 80 एमएलए हैं और दोनों बराबर सीट पर, 5 बाद में जुड़े थे। हाँ, तब भी 101 है, तो यही कह रहे हैं। तो 80 सीटें हैं। अब जीते थे उनके 74, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा था। लेकिन आज मौजूदा असेंबली में 80 उसके विधायक हैं। उसी 80 के अनुसार आप बात करेंगे तो 80 तो शायद नहीं रहने वाला है, कुछ सीटें घटेगी। और जदयू को खोने के लिए नहीं, एक तरह से कहिए 43 सीट थी, जो अभी 45 हैं उनके,
तो बढ़ना तो है जदयू को। कितना नंबर देते हैं, कितना तक जा सकता है जेडीयू? नहीं, वो 65 प्लस माइनस होगा तो निश्चित। पहले सवाल का जवाब एनडीए आगे है, दूसरा जवाब जेडीयू का कितना आएगा, तो आप कह रहे हैं कि 70 प्लस है। तिवारी जी, इस आकलन से आप एग्री करते हैं? जेडीयू को वोट इस बार पड़ेगा ही, क्योंकि नीतीश कुमार का जो विकास का यहाँ प्रोग्राम जो चल रहा है, चाहे ये इलेक्शन विकास का प्रोग्राम है कि 10,000 रुपए का कमाल है? नहीं, विकास का प्रोग्राम है। वो तो मान लीजिए कि 10,000 रुपया दिए हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए गरीब महिलाएं जो हैं 10,000 दे दिए, फिर वो काम करेंगी तो 2 लाख रुपया देंगे। ठीक है, इसलिए ये विकास का कहिए, ये कोई ये जो बात हम करते हैं ना कि पासवान वोट, एक चीज़ जो हमने नोटिस करी चुनाव में कि कई जगह पे पिछली बार चूंकि कुशवाहा जो वोट थे वो वोट करे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, तो इस बार कुर्मी जो समाज है नीतीश कुमार, उसमें एक नाराज़गी दिखी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि समाज का वोट छोटा है, कुशवाहा समाज का, लेकिन उनको सीटें एनडीए ने दी हैं 24 और महागठबंधन ने भी दी हैं 24, यानी 48, यानी करीब 20% सीटें जो हैं वो कोरी समाज को गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सीटों पर कुर्मी समाज अपनी नाराज़गी का कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। कुर्मी समाज भी नीतीश कुमार को ही देख रहा है। वो देख रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, जाने का कहाँ रास्ता है, या तो लालू जी के यहाँ जाएंगे ना तो कांग्रेस में जाएंगे। ये दोनों का आप देख ही रहे हैं पूरे देश में क्या स्थिति है। ठीक है, इसलिए कुर्मी समाज, दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जो है कुर्मी समाज ही रहा। पटना ज़िले के अगल बगल जो है कुर्मी अच्छे लोग किसान हैं, खेती बाड़ी है, उनको प्रताड़ित करने वाला यादव ही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रताड़ित कुर्मी। लालू राज में ये हुआ, लालू राज में ही शुरू से हुआ, कुर्मी ही ज़्यादा प्रताड़ित हो गए। इसीलिए उन्होंने एक यहाँ अपना यूनियन बनाया भूमि सेना, लालू यादव से ही लड़ने के लिए। यादव जो थे ज़्यादा दबाव दे रहे थे कुर्मी के ऊपर और वो ज़्यादा प्रताड़ित भी करते थे। इसलिए कुर्मी कहीं भागने का नहीं है, भागेगा तो जंगल में जाएगा। इसलिए नीतीश को भाग छोड़कर, यानी वो भय है, अभी भी है, रहेगा ही, वो जीवन भर उनको रहेगा। कैसे कि आज के डेट में ही अभी इतने ही से आप देख लीजिए कि तेजस्वी का जो 2-3 ठो गाना अभी चल रहा है, ठीक है, उसी को देख करके उन लोग का गाना है। एक तो है कि आवेद भैया के सरकार में कट्टा भिड़ा के उठा ले घारा से हो, तो ये सब अच्छा। हाँ जी। दूसरी बात है, तिवारी जी गाते नहीं हैं आप? ना गाते कहाँ हैं, इसके सुर में सुना दिए होते हैं। वो तो मोदी जी सुनाते थोड़ा हैं। भोजपुरी रस आ जाता है। ना वो तो मोदी जी सुनाते हैं। हम लोग तो कहते हैं कि भैया के आवेद सरकार में हो, कट्टा भिड़ा के उठा ले घारा से हो। कुर्मी कहाँ भाग के जाएगा, गड्ढा में जाएगा। इसलिए उसको नीतीश के साथ रहना है, एनडीए के साथ रहना है, तब वो सुरक्षित है। ये जो स्लोगन चला, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, ये क्या है, इसका क्या असर होगा? देखिए, किसकी कोशिश थी और किसका असर क्या होगा? ये लालटेन ही तीर है कहीं और तीर ही लालटेन है। ये जहाँ विकल्पहीनता की स्थिति वहाँ ना होगा। पिछड़े वोट को एक गोलबंद करने के लिए ये कॉल दिया गया कि आखिर लालू और नीतीश दोनों का तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं। दोनों जब साथ हुए तो बीजेपी साइजअप हो गई थी। 53 सीट पर बीजेपी रही थी। ये 15 का चुनाव आप याद करें तो जिस किसी से ये माने जो लगा रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, वो या तो 2 कॉल है, जो विरोधी तो विरोधी है यहाँ कौन, इसलिए पिछड़ों की गोलबंदी के लिए कॉल है कि भाई दोनों में कोई अंतर नहीं। पांडे जी, एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 6 जिलों में बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो बीजेपी का क्या होगा जब वो इतनी कम सीटों पर लड़ रही है? नहीं, बीजेपी देखिए 6 जिलों में स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ रही है। पिछली बार जितनी सीटें उसे मिली, और उस समय यहाँ चिराग थे नहीं इस पाले में, चिराग तो अकेले लड़े 135 सीट, हाँ 135 सीट लड़े थे। तो इस बार चिराग को एकोमोडेट करना था, और 29 क्या, वो तो 5 उनकी लोकसभा की सीटें थी, 30 से कम पर तैयार नहीं थे। खैर बात जब एकोमोडेट करना था तो दोनों ने फॉरगो किया है। 115 सीट जदयू लड़ा था तो उससे भी छोड़ना पड़ा, और बीजेपी ने भी छोड़ी, दोनों 101 बराबर। इसके कारण कई जिलों में, हालांकि कई जिलों में इसके होने के कारण उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। 6 ऐसे ज़िले थे, जैसे रोहतास भी है, इधर जहानाबाद अरवल भी है। कई जिलों में जब बीजेपी नहीं लड़ी तो वहाँ कार्यकर्ता में मायूसी थी कि बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी 6 जिले में नहीं लड़ ही नहीं रही है। 5 जिलों में एक कैंडिडेट, हाँ 5 जिले में एक कैंडिडेट हैं उसके। तो ये कहीं ना, यानी बीजेपी तैयार है कि उसके नंबर बहुत भारी नहीं आने वाले हैं। क्या कि आप कैंडिडेट कम उतारेंगे तो कितना स्ट्राइक रेट होगा? 100% तो होगा नहीं। देखिए कैंडिडेट, यानी बीजेपी 100 से नीचे ही निपटेगी।
तो आपको कितनी सीटें दिख रही हैं बीजेपी को? बीजेपी को खोने के लिए मैंने वैसे 80 उसके विधायक हैं, तो 80 से 82 शायद उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से बढ़ने का जो आसार दिख रहा है वो जदयू को स्कोप है बढ़ने का। अब बीजेपी को तो जो जीती हुई सीटें हैं उस पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। अब आप दोनों को मेरा एक सवाल, सबसे नंबर 1 पार्टी तीनों में, बड़ी पार्टियों में कौन सी आने वाली है? अभी तो मेरा आकलन है कि बीजेपी ही रहेगी बड़ी पार्टी। बीजेपी ही रहेगी। ऐसा क्यों? जेडीयू की इतनी उड़ान नहीं होगी? उतनी उड़ान नहीं होगी, और लोग अब देख रहे हैं कि नहीं, अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो बीजेपी की ही सीट ज़्यादा रहेगी। अच्छा, लेकिन ये बीजेपी, ये कौन सा नया वोट आ रहा है बीजेपी को? सीमांचल में धार्मिक पोलराइजेशन ज़्यादा काम करेगा या कास्ट का पोलराइजेशन? सीमांचल में तो जहाँ बहुसंख्य आबादी है, अल्पसंख्यकों की आबादी है, तो वहाँ तो हमेशा रिलीजन ही फर्स्ट होता है। वहाँ एक और मुसलमान होते हैं और दूसरी ओर गैर मुसलमान होते हैं, तो वहाँ का तो जो, क्या आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कास्ट की लाइनें मिट जाती हैं क्या? नहीं, वो कास्ट तो यदि हिंदू कास्ट है तो वो एंटी मुस्लिम होता है। 24 ऐसी सीटें हैं सीमांचल में, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में, तो वहाँ का वोटिंग पैटर्न यही रहा है कि एक और मुस्लिम होते हैं, हम मुस्लिम के वोट बंटते हैं तो हिंदू जीत जाते हैं। वहाँ कई चीज़ है, नरपतगंज सीट है, तो वहाँ बीजेपी जीतती रही, तो उसका आधार वही रहा है कि वैसे क्षेत्रों में तो वहाँ वोट का पोलराइजेशन होता है मुस्लिम और। तो फिर आरजेडी और कांग्रेस कैसा करेंगे किशनगंज या इस फेज में पूरे? देखिए, वहाँ तो अंततः महागठबंधन की ही रहेगी धाक सीमांचल में। इसलिए कि 3 सीटें मैंने आपसे बताया था कि लोकसभा के भी चुनाव में महागठबंधन को 3 सीट मिली, किशनगंज की, पूर्णिया की और कटिहार की, तो स्वाभाविक ही दर्शाता है कि मुस्लिम वोट और एमवाई तो समीकरण है ही, उसमें कहीं कोई क्षरण नहीं है। वोट जुटे हैं इधर कुशवाहा के और पासवान के एनडीए में। हाँ, एक आप कह सकते हैं कि कुछ ज़िले हैं जैसे इधर मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, खगड़िया है, या दरभंगा की सीट है जो मुकेश सहनी इधर आए हैं, तो अति पिछड़ा का जो वोट है, खासकर मल्लाह का, वही एक वोट चाहे जितना भी जुटे, हालांकि उसमें भी अधिपत्य है, भले वो सन ऑफ मल्लाह जिस ढंग से कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा की राजनीति की, लेकिन वोट आज भी आपने देखा कि वहाँ मुजफ्फरपुर से एमपी बने। तो आप आरजेडी को अब कितनी सीटें दे रहे हैं? आरजेडी की सीटें अभी तो जो 75-74 सीटें थी ना, वो 60 से ही कम, 50+, अभी 52-60। आप इतनी सीटें गिरा रहे हैं आरजेडी की, और कांग्रेस उसकी सहयोगी कैसी रहेगी? कांग्रेस कमजोर कड़ी है महागठबंधन की। 61 सीट के लिए कांग्रेस लड़ रही है। अब जो आकलन है शायद उसको 19 पिछली बार वाला नहीं मिले, वो 10+ में रहेगी। डबल डिजिट हो जाए तो सफलता, बड़ी सफलता मानी जाए। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को आरजेडी ने ज़्यादा सीटें दे करके गलती कर, क्योंकि अगर आप देखें मोटा मोटा तो 100 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट को चली गई हैं और बाकी सहयोगियों को, तो आरजेडी ने क्या कम सीटें लड़के और कांग्रेस जैसी पार्टी को ज़्यादा दे करके गलती करी है? ये वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है आरजेडी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, ज़्यादा सीट कांग्रेस को दे करके। कांग्रेस का तो कहीं कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है, ठीक है। कांग्रेस को सीट दे करके ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया तेजस्वी को तो कोई ज्ञान। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लालू चाहे जितना कांग्रेस से गलबैयां करें, सीट देने के मामले में बहुत कंजूसी करते थे। लेकिन कंजूसी करते थे, लेकिन उनके बाल बच्चा सबको तो जेलों जाने का तो डर था। अगर कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो अभी तक तो जेल में चले गए रहते। कांग्रेस के सपोर्ट से ही वो बाहर में है। केंद्र में क्या इस दबाव में कि नेशनल पॉलिटिक्स में थोड़ा बचत बनी रहे, तो इसलिए उन्होंने इतना कंसेशन दे दिया कांग्रेस को? इसीलिए वो कहिए कि शरणागत हो गए सोनिया गांधी के यहाँ। लालू जी का पूरा परिवार जेल से बचने के लिए कांग्रेस में सोनिया गांधी के यहाँ शरणागत हो गया, इसलिए उनको ज़्यादा सीट देना पड़ा, नहीं तो अभी तक तो ये लोग जेल में। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस इवेंचुअली कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का क्या असर पड़ेगा? पांडे जी कह रहे हैं कि बहुत बुरा असर पड़ेगा। बुरा असर पड़ेगा। कांग्रेस रह जाएगी आपको 7 से 8 सीट के बीच में, और ये आ जाएगा 40 से 45 के बीच में। यानी आप तो और भी फिगर कम कर रहे हैं। पिछली बार जो गलती की थी ना, वो सब गलती, वही गलती इस बार भी दोहरा दी राजू। पिछली बार भी यही हुआ था। उस समय भी 70 सीट कांग्रेस को मिली थी, 19 सीट पर जीत मिली थी। उसके बाद एक और सिनेरियो है। अगला सवाल यह है कि जो कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की ये फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसमें भी लोगों को कुछ रुझान लग रहा है कि ये भी नुकसान का सौदा है। स्वाभाविक है। देखिए, वोट का पोलेशन बिहार में एक और लालू हैं। लालू आज भी चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, राजनीति की एक धुरी है। तो जो लालू विरोधी वोट है
और लालू के सहयोगी आपस में लड़ते रहेंगे, चाहे लालू से लड़ें या सहयोगी दूसरे से लड़ें। कहीं राजद कांग्रेस में लड़ाई हो, कहीं राजद कांग्रेस से, कहीं सीपीआई की लड़ाई हो, तो जब लालू के समर्थक आपस में भिड़ेंगे तो स्वाभाविक उसका नुकसान महागठबंधन को। कितना, यानी 12 पे अगर फ्रेंडली फाइट है तो कितनी सीटें नुकसान हो जाएगा? अभी तो कोई कौन सा सीट जीतेगी ये अभी तो सच पूछिए, एक तुक्का ही लगाना गवर्नमेंट से कि इक्वेशन अभी पता नहीं लगी है। हाँ, नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा? कितना नुकसान सहयोगी के कारण हो गया है, लेकिन हाँ, जीत की ओर अग्रसर नहीं है, वो सीट तो गंवाने वाली हो गई है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू एनडीए में बागी हैं, और उसके अलावा कुछ मंत्रियों की हालत टाइट है। यानी नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जैसे लोग कह रहे हैं कि सिवान में प्रॉब्लम है बीजेपी को, विजय चौधरी जी को प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह के कुछ नाम बताए जा रहे हैं। मैं ज़रा अपने नोट्स देखता हूँ कि कुछ नाम बताए जा रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम हो सकती है इस चुनाव में। विजय चौधरी को हो सकती है, लेसी सिंह के लिए भी लोग कह रहे हैं कि उनको चुनाव में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ खासकर जो विधायक और मंत्री होते हैं उससे जनता की अपेक्षा बड़ी होती है, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो नेचुरल है उसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो क्या बीजेपी और जेडीयू को ऐसे बागियों के कारण, बागी और या ये एंटी इनकम्बेंसी कारण नुकसान झेलना पड़ेगा? दूसरे फेज में 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। स्वाभाविक वो 16 जीत कर आएंगे, रिपीट कैसे दावा नहीं किया जा सकता है। उनमें से सबसे ज़्यादा हालत टाइट किसकी लग रही है आपको? नहीं, टाइट मतलब जीतने की स्थिति में या हारने की स्थिति? यानी हारने वाली। अब देखिए, उसमें कई, अभी फिर वो स्पेकुलेशन हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कभी कभी चलता है। लेकिन इसमें कई मंत्री जैसे सुमित सिंह लड़ रहे हैं चकाई से, तो भी वहाँ उनको टफ है। इसलिए टफ है कि वहाँ एक बागी उम्मीदवार के रूप में संजय प्रसाद जो एक एमएलसी थे उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर कास्ट वोट का डिवीज़न होगा, एक राजपूत हैं एक यादव हैं, तो उसका लाभ हो जाएगा वहाँ आरजेडी को। इस तरह की कई कंस्टिट्यूंसी है बिहार में। जैसे विजय कुमार चौधरी की बात की है, तो पिछले चुनाव में भी उनको ठप था, इस बार वहाँ एक सहनी को दे दिया है, तो इसके कारण वहाँ उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। और जनसुराग सुन रहे मंगल पांडे जी भी गड़बड़ में हैं कि उसमें है क्या कि यहाँ की जनता जो है मंत्रियों के और विधायकों के काम को भी देख रही है। मंगल पांडे कोई काम का आदमी नहीं, विजय सिन्हा कोई काम का आदमी नहीं, विजय चौधरी कोई काम का आदमी नहीं, सुमित कुमार कोई काम का आदमी नहीं, ठीक है। ये मंत्री पद पर केवल बैठे हुए हैं, ठीक है। न जनता के भलाई के लिए ये लोग कुछ करेगा, केवल अपना धन बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ कर ले, ठीक है। अब मंगल पांडे को ले लीजिए, आप अभी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, पटना के क्या बिहार के किसी हॉस्पिटल में चलिए, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, गंदगी ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी। अभी मैं आपको एक मैटर बता रहा हूँ, कल का ही जेपी हॉस्पिटल है शास्त्री नगर में, वहाँ डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जो है वो 25 से 50 हज़ार रुपया लेकर के तब ऑपरेशन कर रहे हैं जी। जहाँ मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, 25 से 50 हज़ार रुपया घूस लेते हैं, और तब कहते हैं कि वो फलाना एक आदमी आ रहा है उसको दे दीजिए, वो अकाउंट में भी नहीं लेते, वो फलाना आदमी आ रहा है उसको दे दीजिए और तब आपका ऑपरेशन होगा, नहीं तो एक महीना से वहाँ डेट देते जा रहा है। मंगल पांडे को कहिए, इसको कोई मतलब नहीं, डॉक्टर को धमका करके कुछ पैसा ले लेगा, कहानी खत्म। इसलिए इस तरह के मंत्रियों को हारना भी ऐसे कुछ और भ्रष्टाचार के किस्से हैं जो कि जनता के बीच में पता है लोगों को। अरे अशोक चौधरी है, आपको ले लीजिए, अशोक चौधरी जो है वो बड़ा जैसे ग्रुप बना दिया। यहाँ के छोटे ठेकेदार क्या करेंगे? जैसे मान लिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ का जो काम आता था, लोकल ठेकेदार जो थे उसमें काम करके जिंदा रहते थे, ठीक है। वो नीतीश कुमार जी का था, ये आया तो बड़ा उसको पैकेज बना दिया, अब 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का बना दिया। कई गो ठेकेदार हैं आपके यहाँ के लेने के लिए? ये घोटाले में अपना वो तो अपना एक बार काम दिया, कमीशन लिया, बैठ गया, ठीक है। अब छोटे ठेकेदार तो यहाँ मर रहे हैं, छोटे ठेकेदार का पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें मर रहे हैं। बाहर की कंपनियाँ आती हैं, काम ले लिया, उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, उसका पैसा भी यहाँ का लोकल ठेकेदार जो उसके यहाँ काम करने गया उसका पैसा भी वो लेकर भाग जाती हैं। अशोक चौधरी को तो कुछ नहीं पड़ा, वो तो अपना पहले लेकर के बैठ गया। बताइए कि टोटल कितने मंत्री हैं नीतीश जी की कैबिनेट जो अभी गई है? अभी हमको तो लगता है कि 15-20 मंत्री ऐसे हैं जिनको कि जेल में रहना चाहिए, इनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। यानी जेल में होना चाहिए? जेल में रहना चाहिए, इनको इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी को और जेडीयू को टिकट नहीं देना चाहिए। यानी तो इसमें तो बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो क्लियर कर रहे हैं कि इस सबको जेल में रहना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, इस सबको टिकट भी नहीं देना चाहिए जेडीयू और बीजेपी को। अच्छा जी, यानी बिहार में 36 मंत्री के करीब हो सकते हैं एकदम आराम से। तो 36 अगर मंत्री रहे तो उनमें से कितने हार रहे हैं? हार तो नहीं रहे, अंदाजा देखिए। ये तो मोदी जी का चेहरा देख करके ना पब्लिक वोट दे रही है। ये मंत्री के चेहरे पर कोई मत जाइए, अपने मुंह पर ही कालिक भी पोत के जाएगा, ठीक है। तो मोदी जी को देख करके यहाँ जनता वोट देगी।
मोदी जी और नीतीश? हाँ, वही मोदी और नीतीश जी का ये विकास। बताइए कि जब उनके मुंह पे, मंत्रियों के मुंह पे, विधायकों के मुंह पे कालिख लगी है, तो ये नीतीश जी तक काहे नहीं पहुंचती? ये बीच में उनका कोई क्लीनिंग डिवाइस लगी है क्या? नीतीश कुमार के अगल बगल ऐसा गिरोह है, ठीक है, जो कि नीतीश को सही सूचना नहीं मिल पा रही है। नीतीश जी क्या हम ये कह रहे हैं कि नीतीश की बदनामी क्यों नहीं होती? भाई, मेरा मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है तो मुख्यमंत्री का भी थोड़ा कालिख लगनी चाहिए ना। तारीख लगनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को तो शुरू से लोग देख रहा है कि विकास पुरुष है। उनके यहाँ कोई नीतीश के ऊपर चोरी चमारी का कोई हेतु नहीं लगेगा, घोटाले का कोई आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगेगा। कि इतना सब होने के बाद, मोदी जी होने के बाद, बीजेपी का तारा कब चमकेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए? देखिए, बीजेपी का अभी कोई लीडर नहीं है उस हिसाब से। नीतीश जी के साथ रहने के बाद नीतीश जी के नीचे ही सब लोग उनके अंडर में काम करने वाले हैं। आज तक कोई ऐसी छवि का नेता बीजेपी नहीं बना पाई स्टेट को लीड करे, और ख़ास करके जो सोशल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन स्टेट का है, बीजेपी यहाँ अकेले लड़कर देख चुकी है। 53 सीट आई थी। मुझे वो याद है चुनाव विधानसभा का, जब जैसे अभी इस चुनाव में अमित शाह यहाँ कैंप कर रहे थे, उस चुनाव में भी कैंप कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि नीतीश कुमार 11 बजे इस्तीफा देंगे, अब जो नतीजा आएगा, जिस दिन जैसे 14 को नतीजा आएगा, 2 बजे सरकार बनेगी। क्या हुआ? 53 पर आकर बीजेपी सिमट गई। ये वही चुनाव था जिसमें मोहन भागवत जी ने आरक्षण लेके कहा, रिव्यू करने की बात की थी। उसको लालू प्रसाद ले उड़े थे कि तो आरक्षण विरोधी है, तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो कुल मिला जुलाकर जो बीजेपी का सवाल आपने किया है, बीजेपी यहाँ सेकेंड पार्टी है। उसी तरह से वो नीतीश कुमार के चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ती है। और फिर आप कहेंगे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर क्यों चुनाव लड़ती है? यहाँ 60% पिछड़ों की आबादी है, तो पिछड़ों की छवि, पिछड़ों के नेता हैं नीतीश कुमार। तो लालू प्रसाद की काट में नीतीश कुमार के साथ रहना बीजेपी की मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। नंबर 1 कौन सी पार्टी होगी? बीजेपी रहेगी। नंबर 1 तो बीजेपी रहेगी, सेकंड में नीतीश जी रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश जी ही। एक फैसला और करेगा ये चुनाव कि ओवैसी साहब का क्या होगा। असाउद्दीन ओवैसी की AIMIM पिछली बार 5 सीट लेकर के चौंका दी थी सबको। अब यही मैंने कहा कि ओवैसी साहब के लिए चुनौती है इस बार फिर उस जीत को दोहराना। क्यों? आपकी बार तो 25 सीट लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, लड़ने के लिए तो चिराग पासवान 135 सीट लड़े थे। एकमात्र सीट खाता खुला था, वो भी विधायक साथ नहीं रहा। 9 सीट पर सेकंड थे, बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई थी। सीट लड़ने से नहीं हुआ, जैसे लड़ रहे हैं अभी जन स्वराज पार्टी लड़ रही है सभी। तो इस बार काहे नुकसान होगा ओवैसी को? नहीं, वो धार नहीं है इस बार। देखिए, थोड़ा सा ये भी उनको फायदा हुआ था पिछली बार कि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ बीजेपी से नाराज होकर चले गए थे। BSP थी, समाजवादी जनता दल एक पार्टी है वो रही, यूपी की भी 1-2 पार्टियां आ गई थी। तो क्या ऐसा हुआ था कि मुस्लिम वोट उनके साथ एक नया वर्ग गया और थोड़ा सा इन पार्टियों का जो समर्थन थोड़ा बहुत हुआ तो प्लस हो गया, उसके कारण ओवैसी को फायदा हुआ? क्षेत्रों में ओवैसी साहब की पार्टी AIM को जीत मिली थी, वहाँ उनके सहयोगों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था सामाजिक, कि वहाँ के इनके कॉल पर वो जहाँ अधिक डोमिनेशन है उस कास्ट का, जैसे कुशवाहा जाति का वोट इधर मध्य बिहार में है, तो वहाँ लॉस हुआ था, जो 42 सीट की बात है। लेकिन ओवैसी तो वहाँ खुद जो उनकी अपनी छवि के कारण, उनके कॉल के कारण मुसलमानों ने भरोसा किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें बयानों में लोगों को सीमांचल में हमने सुनी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी साहब ने जो बयान दिए, सरकार के डिप्लोमेटिक मिशन में साथ गए, उसके कारण उनकी थोड़ी नेशनलिस्टिक छवि जो हुई, उसको लेकर के जो मोदी गवर्नमेंट से नाराज़ मुस्लिम हैं, उनमें ओवैसी साहब के लिए थोड़ी नाराज़गी बढ़ी और इसका फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस तो ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाती रही। वो भाषा ऐसी बोली कांग्रेस ने जो मुस्लिम्स को पसंद आई है। सही कहा आपने। लेकिन वहाँ उसी कांग्रेस के MP गए, एक डेलीगेशन में गए थे। मैं शशि थरूर की बात कर रहा हूँ। वो कांग्रेस में नहीं चिपक रहा। ओवैसी खुद नेता है ना पार्टी के। ओवैसी उस कॉल पर ऑपरेशन सिंदूर में एक अपनी छवि बनाई कि भाई, आप कहा भी करते थे कि भाई हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, तब पार्टी है। तो एक छवि जो कट्टर मुस्लिम नेता, क्या इसको लेकर के सीमांचल में आपको भी लगता है नाराजगी है? नहीं, देखिए, वहाँ का लोकल कंडीशन है। आज सीमांचल में जो गरीबी है, मुसलमानों का जो परीक्षा, चाहे शैक्षणिक या सामाजिक या आर्थिक, तो वो जिस कॉल को वो देते हैं तो वहाँ अपीलिंग है उसकी। अब ये बताइए कि मुझे पवन सिंह जैसे नेता को उतार करके क्या आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है? कि जिस तरह हमने देखा था कि पवन सिंह ने आकर के कुशवाहा जी के चरण छुए, क्या वो भी एक फैक्टर रहा? राजपूत वर्सेस
जो एक बैटल हुई थी पिछली बार राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया था कई जगह पे, वो भी कुछ कम हुआ? देखिए, राजपूत जो एक जात है, ठीक है, वो अपने जात के लिए पूरे विश्व में कहीं भी रहेगा तो वो फेवर करेगा। आप अगर अमेरिका में भी है और यहाँ का राजपूत वहाँ जाएगा तो आप जातिवाद वहाँ करेगा ही। इसलिए पिछले इलेक्शन में जो है वो पवन सिंह को ही लोग टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़ा, तो उस समय सारी राजपूत समाज जो 5 सीटों में जो था इसे विद्रोह में था। 5 कहाँ पे? जैसे आरा में ले लीजिए, काराकाट ले लीजिए, बक्सर ले लीजिए, औरंगाबाद ले लीजिए, ये सब जो सीटें थी इसके चलते राजपूत उससे हट गया, बीजेपी से जेडीयू से हट गया। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को वोट नहीं दिया। इस बार आकर के पवन सिंह शरणागत हो गया, ठीक है। इसमें शरणागत होने में भी इसको डर है। पहली पत्नी का मौत का केस, दूसरी ये पत्नी जो अभी लड़ रही है इसका केस, ये भी देखा कि हमको भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए ये आके शरणागत हो गया और उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में गिर गया। अब राजपूत समाज जो है बीजेपी और जेडीयू को वोट देगा, ठीक, इसके चलते सीट का बढ़ेगा। अच्छा, तो यानी हम ये कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं, आप दोनों की जो ज्ञानवर्धन हमारा किया है, कि एनडीए ने पिछले बार जो दरार पड़ी थी उस पर थोड़ा लेप लगाया है, थोड़ा जोड़ा है, और पिछली बार के मुकाबले नई जातियां जोड़ ली हैं, यानी प्लस भी किया और दरार को भी ठीक किया। ये आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? बस वही दरार मैंने जिसको मैंने अब डैमेज कंट्रोल कहा था। यानी बेसिकली सब कुछ अरिथमेटिक है साहब, यानी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं दिख रही। केमिस्ट्री मुस्लिम्स में दिख रही है कि काफ़ी फोर्स से वोट कर रहे हैं, यादवों में दिख रही है कि वो अपनी पार्टी को कर रहे हैं, मगर बीजेपी का जो चुनाव है एनडीए का, वो बहुत ही महीन गणित पर डिपेंड करेगा। आपने जो मैथमेटिक्स की बात की ना, नीतीश कुमार ने फर्स्ट टाइम इस इलेक्शन में ये तो 5वां टर्म होगा एक तरह से, भले वो 9 बार बन चुके थे। चुनाव जीतने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, चाहे वो फ्री बीज हो, चाहे वो पसंदीदा अधिकारियों की शासन में रहते हुए जो सब कुछ लाभ उठाया जाए। नीतीश कुमार ने अपनी छवि के विपरीत भी कुछ फैसले लिए, जैसे वो फ्री बिजली देने के खिलाफ थे, असेंबली में बोला था कि कैसे कह सकते हैं हम इतना सस्ता पहले ही दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस चुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार ने वो सारे हथकंडे अपनाए। नहीं तो उस हथकंडे का फायदा हुआ। महिलाओं में कुछ आपको जोश दिख रहा है तिवारी जी? पूरा महिलाओं में तो पूरा जोश है। जो 10,000, मगर लल्लू आरजेडी कह रही है कि 2,500 रुपये महीना, साल का 30,000, 5 साल का 1.5 लाख, तो उसके आगे नीतीश कुमार के 10,000 तो बहुत छोटे हैं। देखिए, 10,000 ने विश्वास के ऊपर होता है। जब तक हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप मेरे साथ घात नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो विश्वास जम गया ना, नीतीश जी ने, यानी जिससे मिल गया वो बेटर है, जिससे मिलने वाला है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। यानी अंग्रेजी में सेइंग है ना कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। वही है। आप हमको अभी यहाँ दे दिया और एक आदमी करा के चलिए गेट पर देंगे, तो आज जो आप हमको अभी यहाँ दे दिए उससे ना हमको फायदा है। अब हम उसके पीछे पीछे जाओ, वहाँ देगा कि नहीं देगा, कि हमको क्या करेगा, तो जो तो नीतीश कुमार तो तुरंत दे दिए, उससे ज़्यादा लोगों को फायदा। अब वो देगा क्या? दूसरी बात कि उसकी छवि जो है वो चारा घोटाले की, फलाना घोटाले की, इसलिए उसके ऊपर विश्वास तो नहीं जमता है पब्लिक का विश्वास जमेगा ही नहीं उसके ऊपर। आज नीतीश कुमार के ऊपर जम गया, कहे भी और दे भी दिए। अच्छा, मुझे बताइए, ये घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने कस के सेकंड फेज में चलाया, इम्पैक्ट है इसका? हाँ, एकदम ही इम्पैक्ट है। पब्लिक जो है, जो हिंदू समाज है, वो तो देख रहा है ना कि यहाँ मुस्लिम घुसपैठिए आकर के एक साइड में उधर दिए हुए हैं। घुसपैठिए क्यों बोलते हैं? क्या यानी मान लीजिए बंगाल से आया तो घुसपैठिया क्यों हुआ? बंगाल से आने वाले, 1 मिनट, बंगाल से आने वाले को घुसपैठिया नहीं कहा जाता। अच्छा। यहाँ नेबरिंग है बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है, लेकिन ये बड़ा दुखद पहलू है कि जब जब चुनाव आते हैं तभी घुसपैठ की समस्या की चर्चा ज़्यादा तभी दिखता है, उसके पहले सब सामान्य होता है। तो अडवाणी जी गृह मंत्री रहे, उस समय भी घुसपैठ की बात संसद, आप यानी 1998-99 की बात कर रहे हैं, तब से बात कर रहे हैं। घुसपैठ की समस्या और घुसपैठ को प्रमोशन मिला कांग्रेस के राज में, वो वोट बैंक बन गया कांग्रेसियों के लिए। उन्होंने यहाँ आकर नागरिकता ले ली, मतलब मताधिकार ले लिया, उसके राशन कार्ड बन गए, उसके आधार कार्ड बन गए। हमने देखा है कि कुछ ये डेटा आया था कि 5 ज़िले ऐसे हैं जहां 110 से लेकर के 126% आधार कार्ड का सैचुरेशन, यानी 100 लोगों पे 110 से लेकर के 126 कार्ड इशू हुआ है। कहेंगे तो पूरे बिहार में 38 जिलों में आधार कार्ड की जो स्थिति है ना, ये स्थिति तो पूरे बिहार में, सीमांचल में तो आपने आंकड़ा ही बताया, लेकिन उससे ज़्यादा है कि उन लोग का नाम मतदाता सूची में भी आ गया था। तो ये जो घुसपैठ की समस्या है, मैं इसे इसलिए दुखद मानता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं तो भाजपा इसको पिछले लोकसभा के चुनाव में भी इसी ढंग से बीजेपी ने घुसपैठ की समस्या की बात की थी, लेकिन उसके बाद फिर सरकार के स्तर पर
नीतीश कुमार तो यानी ये वोट का मुद्दा है। 100%। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं थे तो कहा यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठ की समस्या नहीं। यानी अच्छा, जब नीतीश भाजपा के साथ नहीं होते तो घुसपैठिए उनके लिए गायब हो जाते हाँ, हैं, घुसपैठ की और जब भाजपा के साथ होते हैं तो पब्लिक मीटिंग में वो कह चुके हैं कि भाई यहाँ घुसपैठ की समस्या नहीं है, यहाँ एनआरसी लागू नहीं करेंगे। जितने मुद्दे थे, 370 का भी उनका था कि भाई 370 पास नहीं हुआ। आपने देखा कि जब संसद में वो पास हुआ मूव, तो जदयू ने बैकआउट करके अपना धर्म निभाया था मुसलमान मुस्लिम वोट बैंक के लिए। इसलिए लेकिन घुसपैठ की सियासत हो रही है, इस समस्या का स्थायी निदान के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को करना चाहिए। ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि करीब 95 सीटों पे 122 जो अभी लड़ी जा रही हैं, उसमें स्ट्रेट फाइट है एनडीए और एमजीबी की। 22 सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट है। वहां ट्रायंगुलर जब बात करते हैं या क्वाड्रेंगुलर फाइट करते हैं तो प्रशांत किशोर जी जब चमकते हैं, तो वो उनका क्या होगा? अगला सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी का क्या होगा? प्रशांत किशोर जी का कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर जी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन पोल में 25 सीटें तक दी हैं। वो देने दीजिए उनको, लेकिन सीट मिलेगा उनको 1 या 2। ठीक है, कौन सी दे रहे हैं आप? इस नाम बता दीजिए आप। नाम हाँ, जो कि एक्स एमपी जो कि हाट की सीट है, बस क्यों मिल रही है उनको? वो वहाँ कैंडिडेट का कारण मिलेगा। कैंडिडेट जो है एक्स एमपी है, तस्लीम के बेटे हैं, अच्छा, तो वो कैंडिडेट के कारण मिलेगा। यानी प्योरली इंडिविजुअल की सीट है। अगर मिल गई तो ये भी पॉसिबिलिटी कल वो आरजेडी जा सकते हैं, क्योंकि तस्लीमुद्दीन आप जानते हैं किस पार्टी के थे। दोनों भाई में झगड़ा है वहाँ, दोनों भाई हैं आमने सामने। एक को आरजेडी ने दे दिया है, दूसरे को प्रशांत किशोर ने दे दिया है, तो वो एक सीट अभी मान रहे हैं, वो कंटेस्ट में है। तो आप कह रहे हैं ओवैसी जी गिरेंगे, प्रशांत किशोर को 1-2 से ऊपर सीट नहीं मिलेगी। तो आपने तो इवेंचुअली कह दिया कि ये फाइट जो है कांग्रेस को कम सीटें आएंगी। तो आप कह रहे हैं कि बिहार की बैटल इवेंचुअली इतने साल बाद 3 प्लेयर्स का गेम है और 2 नेताओं का खेल है। बस वही मोदी जी और नीतीश कुमार। नहीं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। मोदी जी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, यानी इतना नीचे नहीं गिरेंगे। इतना नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए, 2 चेहरे की लड़ाई है, दो ही बात चेहरा सही है। यानी 3 पार्टी और 2 चेहरे। हाँ, 3 पार्टी बिल्कुल। 2 चेहरे। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की इस बिल्डिंग से क्या संस्मरण है पुराने? कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? नहीं, मेरा तो 35 साल से 35 साल से इस बिल्डिंग में आ रहे हैं विधानसभा में। मैंने केदार पांडे के ज़माने से सभी मुख्यमंत्रियों को देखा। हरिनाथ मिश्रा जी स्पीकर हरिनाथ मिश्रा जी स्पीकर हुआ कर, तभी से सभी स्पीकर को देखा। तो कई बदलाव, कई मैंने यहाँ कर। सबसे मज़ेदार घटना यहाँ क्या देखी? यहाँ देखिए 2 चीज़ें बहुत, जिसको कहिए काला अध्याय था कि बिहार में जब पुलिस बिल पास नीतीश कुमार करा रहे थे, उसमें पुलिस को सदन के अंदर बुलानी पड़ी थी। मैंने खाकी वर्दी वाले को पुलिस को अंदर बोले। यहाँ आपने देखा कि यहाँ का सुरक्षा प्रहरी सब वाइट में रहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन पुलिस वर्दी में पुलिस हाउस में बुलानी पड़ी। क्यों आई थी? अब वो सारा राजद या विपक्ष जो था वो पुलिस बिल का विरोध कर रहा था, और सरकार उसको पास कराने के लिए इवन स्पीकर अपनी चेयर पर नहीं बैठ पाए थे। उनको चैम्बर में ही विधायकों ने वहाँ सबको बंधक बना दिया था, तो पुलिस बुलानी पड़ी थी। नीतीश कुमार जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? बातचीत हो पाती है? पहले कैसी होती थी? रोज़ होती थी? हफ्ते में? देखिए, हमारा नीतीश जी से सांसद और वोटर का रिश्ता है। बाहर से वो एमपी हुआ करते थे, तो एक तो वो छात्र जीवन भी मेरा था, तो हम लोग एक ट्रेन से आते थे, और पटना के रेलवे कैंटीन में कॉफ़ी हम लोग एक टेबल पर साथ पिया करते थे। फिर राजनीति में आ गए। कॉफ़ी पसंद थी उन्हें? हाँ, कॉफ़ी ही पीते थे। सुना है कि खाने के मामले में बड़े वो ज़हीन हो गए हैं। एक समय पर अरुण जेटली हमें बताते थे कि वो स्पेशली जब दिल्ली आते तो अरुण जेटली के यहाँ दही चावल खाने जाते थे। नहीं, चावल के तो बड़े प्रेमी हैं, और गांव गवई का जो है वो, जैसे आज भी उनके यहाँ बख्तियारपुर से कद्दू आएगा, तुरई आएगा, ये सब कुछ वो थोड़ा सा सब्जी गांव से आता है अभी भी। क्या इस बार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे वो नीतीश? निश्चित मुख्यमंत्री नीतीश को ही बनना है। हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए कि इस बार अगर वो मुख्यमंत्री बने तो क्या ये जो उनकी पलटी मारू कला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कि अभी भी कुछ हुआ तो नीतीश कुमार वो कलाबाजी खाने में अपनी महारत दिखाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार में तो कलाबाजी शुरू से है। ठीक है, अगर हुआ कि नहीं इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो तुरंत पलटी मार जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पलटी मार गए तो क्या आरजेडी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी को बाहर रखने के लिए? गले लगा लेगी गले लगा लेगी, फिर दोनों भाई एक हो जाएंगे। किधर भी यानी चचा भतीजा फिर मिल जाएंगे? किधर भी रहेंगे मुख्यमंत्री वही रहेंगे,
किधर भी रहेंगे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। मुझे बस ये है कि मैं पत्रकार की बात करूंगा कि सरकारें जनता को मिलती हैं, सरकारें जनता बनाती है। हम लोग बीच में बेगानी शादी के अब्दुल्ला दीवाने हैं, तो उसमें मुझे बस दुख इस बात का है कि मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं, एक समय पे नीतीश कुमार से अक्सर मिला करते थे। अगर अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार चाहे किसी भी हालत में बन के दोबारा आ गए तो पता नहीं इन लोगों को मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश कुमार अपनी एक आदत बदल दें, बेशक पलटी मारते रहें मगर पत्रकारों से मिलना फिर से शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। मैं अपने दोनों वरिष्ठ सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। जिस न्यूज़ के तरफ से आप लोगों को इतनी देर हमारे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।